अभी डिस्कस करते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इट इज अ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से पहले जो इन्वेंशन था वो फोर्सेस से रिलेटेड था, न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने क्या बताया था? अगर दो मेरे पास मासेस है m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल r, है ना, और अगर ये स्पेसिफिक दूरी पे है तो हमेशा यहाँ पे एक फोर्स एग्जिस्ट होता है विच इज g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। तो एक फेमस इक्वेशन है। तो जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ाई हो रही थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर बहुत काम किया था, उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, कूलोम्ब आए, तो उन्होंने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर काम करने की कोशिश की। ये चैप्टर का बेसिक पर्पस क्या है? हमें चार्जेस क्या होते हैं ये हमने तो ऑलरेडी देखा है, लेकिन अगर दो चार्जेस आप नजदीक लेके आ रहे हो तो वो रिपेल हो रहे हैं, अगर वो सिमिलर पोलैरिटी के अपोजिट पोलैरिटी के है तो अट्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब वहां पे कुछ तो जनरेट हो रहा है, कुछ तो चक्कर है। क्या है? वो फोर्स है। तो अल्टीमेटली सबसे पहली चीज क्या निकालनी पड़ेगी? फोर्स निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फोर्स निकालोगे तो फोर्स के साथ साथ आप बाकी की चीजें भी तो निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो, एनर्जी अगर है तो वर्क डन निकाल सकते हो, एंड अगर एनर्जी, वर्क डन, ये सारी चीजें हैं तो फिर वो जो स्टडी है उसको यूटिलाइज करके अच्छे डिवाइसेस को बनाया जा सकता है। बिकॉज अल्टीमेटली वर्ल्ड में कौन सी चीजें काम कर रही है? एनर्जी के ऊपर तो सारी काम हो रहे हैं। तो सबसे बेसिक बात थी चार्जेस के बीच का फोर्स को डिफाइन करना, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो कूलोम्ब जो भी साइंटिस्ट रहेंगे वो टाइम पे उनके साथ, तो उन्होंने एक पढ़ाई किया होगा, है ना। मतलब जब भी कोई भी एक लॉ बनाया जाता है तो जो रिसर्चर होते हैं उसके पीछे बहुत मेहनत लेते हैं। सो न्यूटन का काम पढ़ा होगा कि न्यूटन ने क्या बोला है, मासेस के बीच का रिलेशन कैसे लेना है, और चार्जेस में भी सिमिलरली ऐसा कुछ दिख रहा था, रिपल्जन हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था, तो अट्रैक्शन, रिपल्जन और एक फोर्स उनके दिमाग में होगा। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सारी चीजें हैं उसको मैथमेटिक्स के टर्म्स में कैसे फिक्स करके रखे। तो क्या होता है, एक चीज होती है कि एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है उसको नोट डाउन करके रखो। तो एक डिवाइस होता है, डिवाइस का नाम होता है टोर्जन बैलेंस। सो मान लो मेरे पास दो मेटेलिक स्फेयर्स है, समथिंग लाइक दिस, और ये जो मेटेलिक स्फेयर्स है उसको अगर चार्ज दिया है, और ये जो मेटेलिक स्फेयर है एक दूरी पे है r, है ना, और वो अच्छी खासी दूरी होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो टोर्जन बैलेंस यूज करके दोनों मेटेलिक स्फेयर के बीच में कितना अट्रैक्शन है, कितना रिपल्जन है, ये चीज को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वो जो फोर्स है, मान लो उसकी कुछ तो एक वैल्यू टोर्जन बैलेंस से हमें मिली, फोर्स की कुछ तो वैल्यू मिली x, जो भी है XYZ। तो अभी हमें जो वैल्यूज मिली है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्जेस का प्रोपोर्शन यूज करके, मैथमेटिक्स यूज करके उसको एक डेरिवेटिव्स, और सॉरी डेरिवेटिव्स नहीं, उसको एक डेरिवेशन के टर्म्स में लिख के एक फाइनल आंसर हम लोग लेके आ सकते हैं। तो यहां पे देखो कूलोम्ब ने क्या बोला। सो स्टेटमेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of two charges and it is inversely proportional to square of a distance between the two charges। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू मिली रहेगी उसको अगर इक्वल करना है, और यहाँ पे मेरे पास कुछ मैथमेटिक्स टर्म्स है जहाँ पे चार्जेस है, डिस्टेंस है, तो रीअरेंज तो करना पड़ेगा इक्वेशन को, है ना। तो चार्जेस, अगर मेरे पास दो चार्जेस है Q1 Q2, मेरे पास दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो ये Q1 Q2 और R के बीच में कुछ तो रिलेशन लेके आना पड़ेगा। और ये कैसे होता है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके, वेरियस कंडीशंस को कंसीडर करने के बाद ये रिलेशन को डेवलप किया जाता है। तो वो जो रिलेशन डेवलप किया गया है उसको स्टेटमेंट के टर्म्स में लिखा गया। सो दैट्स व्हाई कूलोम्ब ने क्या बताया, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी पॉइंट चार्जेस क्यों बोला है? बिकॉज ये चार्जेस का अगर साइज भी बड़ा है लेकिन उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कंपेरेटिवली ज्यादा है, तो दिखने के लिए वो कैसे दिखेगा? पॉइंट चार्ज ही दिखेगा, है कि नहीं। अगर हम लोग कंसिडर करते हैं मेरे पास अर्थ है, मेरे पास सन है, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आप देखते हो तो वो ह्यूज है कि नहीं। सो दैट्स वाई उनको क्या कंसिडर करते हैं? पॉइंट चार्ज करते हैं। तो ये आपने किधर पढ़ा था? ग्रेविटेशन में पढ़ा था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम लोग चार्जेस को पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे। तो ये एक जनरल डायग्राम हो गई, ठीक है। स्टेटमेंट याद हो गया आपका, बाय ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम लोग फॉर्मूला से ही इसको याद कर सकते हैं। सो अगर मेरे पास F के बीच में रिलेशन है तो कूलोम्ब ने क्या बताया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सो अल्टीमेट वैल्यू क्या हुआ? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के सिंबल को इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं K।
सो कैपिटल के हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल के का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। एनीवेज, सो कैपिटल के की यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी ये के और ये के डिफरेंट है, ठीक है। एनीवेज, तो ये प्रोपोर्शनलिटी के लिए है और ये के अंदर की के की वैल्यू है। सो हियर के इज अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर हम लोग वैक्यूम में कंसिडर कर रहे हैं, एयर में कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो के है इसकी वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं। सो उसको सॉल्व करने के बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 4 पाई की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज़ टू -2। एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। एनीवेज, सो ये एक जनरल आइडिया थी। अगर हम लोग CGS यूनिट्स देखते हैं तो के की वैल्यू होती है 1। ओके, यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। सो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये के की वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं, वैक्यूम और एयर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट के लिए यूनिट निकालना है। तो रीअरेंज करो, Q क्या है? चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। सो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। 4 पाई से कांस्टेंट वैल्यू। सो अगर इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसको रीअरेंज करने के बाद अगर आप 4 पाई Q1 Q2 R की रिस्पेक्टिव वैल्यूज डालते हो तो आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिलेगी 8.85 × 10⁻⁻12 C⁻²n−1 m−2। डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या है? अभी एग्जाम में कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आता है और कभी कभी वो डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालने के लिए बोलते हैं। डेफिनेशन पूछ लिया गलती से, अगर आपका नसीब अच्छा है तो आप ये लिख सकते हो, लेकिन एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस 1 मार्क के लिए बहुत बार पूछे गए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखो तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना हमें जरूरी है। ये प्रीवियसली AIEEE कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया था। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो Q क्या है? चार्ज है मेरे पास, है ना। सो करंट क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो Q के जगह पे क्या लिख सकते हो? करंट इनटू टाइम। और करंट को अगर डायमेंशन में लिखना है तो A लिखते हैं। सो टाइम के लिए T, AT का स्क्वायर। F का डायमेंशन क्या होगा, है ना। फोर्स क्या होता है? वेरी गुड, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो m1 L1 T-2 और ये r स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो गया। रीअरेंज करो, ये m ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1, L का क्यूब होगा और ऊपर जाएगा L⁻⁻3। T है T, तो ऊपर स्क्वायर है नीचे माइनस स्क्वायर है, ऊपर जाएगा T⁻4 और ये A जो है का स्क्वायर। तो ये बन गया डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे कुछ नोट का पार्ट देखते हैं। तो ये जो फाइनल आंसर है F इक्वल K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वो लेके आने के लिए कूलम ने टोर्शन बैलेंस का इस्तेमाल किया था टू मेजर फोर्स बिटवीन 2 चार्ज मेटेलिक स्फीयर। टोर्शन बैलेंस क्या होता है? एक सेंसिटिव डिवाइस होता है जिससे आप फोर्स को नाप सकते हो, फोर्स को मेजर कर सकते हो। टोर्शन बैलेंस का यूज अगेन कैनवेंडिश ने भी किया था और 2 मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए उसने उसका यूज किया था। अभी ये कैनवेंडिश ने ये चीज क्यों की थी या फोर्सेस को क्यों कैलकुलेट किया था? क्योंकि न्यूटन ने जो थियरी बताई थी उसको अगर वेरीफाई करना है तो उसका जो काम किया था वो ये पर्सन ने किया था। तो अभी हमने क्या देखा? कूलम्स लॉ देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा कि वो लॉ किस तरह से बना, है ना। और यहाँ पे और एक पॉइंट बताना चाहूंगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ही क्यों, ऐसे क्यों नहीं लिया उसने? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2 R⁵, ऐसा क्यों नहीं लिया? ठीक है, जब भी वो रीअरेंज कर रहे थे इक्वेशन को तो जो बेस्ट सूटेड इक्वेशन था जिससे परफेक्ट आंसर आ रहा था वो ये था। बाकी के रिलेशन अल्टीमेटली डिस्कार्ड हो गए। कुछ भी लिखा जा सकता था ना, Q1 + Q2 इंटू आर स्क्वायर, कुछ भी लिखा जा सकता था, लेकिन नहीं, ये सारे जो इक्वेशंस थे वो डिस्कार्ड होते अल्टीमेटली ट्रायल एरर से होता है। एंड फाइनल आंसर जो मिला F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जो 1-1 मार्क के लिए पूछते हैं। कभी कभी वो पूछते हैं यूनिट ऑफ चार्ज को डिफाइन करो, और वो पूछते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है, इसको डिफाइन करो। 1 मार्कर क्वेश्चन है। सो अल्टीमेटली हमें ये लिखने आना चाहिए अगर ये एग्जाम में पूछा जा रहा है तो। दूसरी ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये आइडिया क्या है, ये भी हमें बेस्ट पॉसिबल वे में पता होना चाहिए। सबसे पहला है यूनिट ऑफ अ चार्ज। ठीक है, यूनिट ऑफ अ चार्ज समझने के लिए पहले मैं यहाँ पे जो इलिस्ट्रेशन आपको बता रहा हूँ वो आप समझ के लेने की कोशिश करो। बहुत सिंपल है, ये आपके रेफरेंस के लिए लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बताने के बाद आपको ये लिखना भी पड़े, आपका वो याद हो जाएगा। ठीक है, बट आप अपने नोटबुक में ये लिखोगे, कॉपी करोगे, एग्जाम के लिए ये जरूरी है। एनीवेज, मान लो मेरे पास 2 चार्जेस है, हम लोग ने ये 2 चार्जेस को एयर या फिर वैक्यूम में रखा है। ठीक है,
और ऐसा मानते हैं कि ये दो चार्जेस जो है वो सेम नेचर के हैं और दोनों की वैल्यू भी सेम है। दोनों को हमने जो सेपरेट किया है वो डिस्टेंस 1 मीटर से किया है और दोनों के बीच में जो फोर्स है लेट उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन इसके बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है मेरे पास तो फिर हम लोग Q की वैल्यूज निकाल सकते हैं सिंस न्यूटन का जो कूलम का जो फोर्स का इक्वेशन है वो मेरे पास है। F की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू 1, Q1 Q2 अपॉन r² है कि नहीं। तो Q के जगह पे क्या आएगा Q² आएगा, R के जगह पे क्या आएगा 1 मीटर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट। F की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹, 9 कट हो जाएगा, 10⁹ कट हो जाएगा, R की वैल्यू 1 है तो Q² = 1, तो Q की वैल्यू क्या आएगी अल्टीमेटली +-1, खत्म है कि नहीं। तो इतने लाइन में मेरा हो गया, लेकिन एग्जाम में इतना नहीं चलता। इतना सब जो आपको लिखवा के दे रहा हूँ वो क्यों लिखवा के दे रहा हूँ, ये तो आइडिया हो गई, लेकिन जब भी सब्जेक्टिव पेपर होता है मुझे उधर लिखना पड़ेगा और लिखने के लिए अगर मेरे पास कंटेंट नहीं होगा, पता नहीं होगा क्या लिखना है, तो जो 3 घंटे का टाइम होता है ना वो फटाक से निकल जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन भी कभी कभी ऐसा होता है कि इट टेक्स टाइम, बिकॉज हमने वो प्रॉपरली रीड आउट नहीं किया होता। हमें पता होता है कि वो क्या है, लेकिन लिखते समय दिक्कत आती है। तो देखते हैं 1 कूलम, लेट अस एज्यूम 1 कूलम, या डिफाइन करना तो 1 कूलम कैन बी डिफाइंड एज इट इज दैट मच ऑफ अ चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन अ वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग गलत मत लिखना, वैक्यूम के अलग अलग स्पेलिंग आपको दिखाई देगी, आप अपना खुद का नोटबुक चेक करो, है ना। अलग अलग स्पेलिंग मतलब VACCUM, VACWUM, ऐसे बहुत सारे कुछ अलग अलग ही वैक्यूम की स्पेलिंग लिखते हैं आप लोग। ठीक है, वैक्यूम की स्पेलिंग करेक्ट लिखना, VACWUM है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज वुड रिपेल बाय फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन। तो यहाँ पे अभी जो समझाया उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे लिखना है। एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें शॉर्ट में लिखी है, वो आपको वर्ड्स में लिखनी है, अपना वर्ड्स यूज करो, लेकिन ये कंटेंट उसमें होना चाहिए। लेट ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज अ कूलम, है ना। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होता है, क्या होता है 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ अ चार्ज, और इसको स्टैट कूलम के नाम से भी जाना जाता है। सो मैथमेटिकली अगर मुझे चाहिए तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। सो Q1 Q2 दोनों के बीच में डिस्टेंस है r व्हेन प्लेस्ड इन अ वैक्यूम और एयर। सो लेट अस अज्यूम वैल्यू ऑफ F इज 9 × 10⁹ न्यूटन, Q1 Q2 इज इक्वल टू Q, r दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, ओके, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 × 10⁹ SI यूनिट। सो 9 × 10⁹ इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q² अपॉन 1 कट हो जाएगा, तो Q की वैल्यू क्या होगी +-1 कूलम के बराबर मुझे मिली। एनीवेज ओके, तो ये हो गया मेरा यूनिट ऑफ चार्ज। अभी कुछ और चीजें देखती है नोट के पार्ट। 1.6 × 10⁻19 कूलम इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 4.10⁻9 10⁻10 स्टैट कूलम। मतलब अगर ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच में अगर लिंक करना है तो ये फॉर्मूला से आपको करना पड़ेगा। सो अगर 1 कूलम की वैल्यू मुझे निकालनी तो 1.6 इधर नीचे चला जाएगा। सो 4.8 × 10⁻10 अपॉन 1.6 × 10⁻19 विच इज इक्विवेलेंस टू, ये 3 गुना होगा, है ना। तो 3 × 10 ये -19 ऊपर जाएगा तो +9। सो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, ये 1 कूलम की वैल्यू होगी अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ स्टैट कूलम या सीजीएस यूनिट देख रहे हैं तो। सिमिलरली चार्ज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के टर्म से भी काउंट किया जा सकता है, तो उसका रिलेशन है 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ अ चार्ज इज 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ अ चार्ज। सो अगर इसको हम देखें तो दैट इज इक्वल टू 10⁻10 कूलम, ऐसा भी बोलते हैं। एनीवेज, तो ये पॉइंट नंबर 2 था नोट का और ये पॉइंट नंबर 1 था। अभी हम लोग देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ये क्या चीज है, ठीक है, और इसको कैसे डिफाइन करना है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आपकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं वो काम बन जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय K, ठीक है। सो फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन अ मीडियम, ऐसा मुझे दिया है, तो अभी इसको डिफाइन कैसे करेंगे। सो देखो मेरे पास 2 चार्जेस है Q1 Q2, और ये पहले वैक्यूम या फिर हम लोग ने एयर में रखे। सो हम लोग क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस when placed in a vacuum separated by distance r to the force of interaction between 2 charges placed in any other medium when separated by distance r।
ठीक है, तो इस तरह से मेरी डेफिनेशन बन गई। अब ये स्टेटमेंट मुझे लिखना होता है एग्जाम में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि किस तरह से लिखते हैं। आप खुद से ये स्टेटमेंट लिख सकते हो जिस तरह से ये स्टेटमेंट लिखा गया है। ओके, सो एप्सिलॉन का मतलब होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एंड एप्सिलॉन आर का मतलब होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। ओके, तो ये तीन वैल्यूज है मेरे पास। अभी यहाँ पे हम लोग एफ वैक्यूम और एफ मीडियम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मीडियम के लिए लिखा, वैक्यूम के लिए लिखा, कट हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन रहेगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कट हो जाएगा, ये एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, सो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। सो अल्टीमेटली एप्सिलॉन के जगह पे हम लोग एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, है कि नहीं। सो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू, और या फिर हम लोग ये दो कंसिडर करें तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। सो अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। एनीवेज वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे जो के लिखा है उसकी वैल्यू किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करती है अल्टीमेटली। सबसे पहले देखते हैं वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1.0000 होती है। अब ये 1.000 क्यों लिखा, बिकॉज हम लोग अगर गैसेस भी कंसिडर करते हैं तो उनकी भी वैल्यू 1.0000 समथिंग होती है। तो पहले हम लोग एयर देखते हैं तो के की वैल्यू 1.006 होती है। ग्लास हाइड्रोजन अगर देखते हैं तो 1.00026 होती है ना। तो मतलब ये डॉट्स के बाद भी कुछ तो है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये सबको 1 ही कंसिडर करते हैं हम लोग। ग्लास के लिए के की वैल्यू 3 से 4 के बीच में होती है, वाटर के लिए के की वैल्यू 81 होती है ना। तो डिफरेंट मीडियम के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट ऑफ अ चार्ज, उसका डेफिनेशन कैसे करते हैं, एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। नोट में हम लोग ने चार्ज के अलग अलग यूनिट्स देखे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में हम लोग ने देखा, उसका डेफिनेशन किस तरह से लिखते हैं उसका मैंने आइडिया दिया। फॉर्मूला है हमारे पास, के की वैल्यू अलग अलग मीडियम्स के ऊपर डिपेंड करती है और के अलग अलग वैल्यूज हम लोग ने यहाँ पे लिखे हैं। कुलोम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, कुलोम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, अभी ये क्या चीज है, ठीक है। अभी हमने जो देखा था वो कुलोम्ब्स का एक लॉ देखा था, एक इक्वेशन देखा था। अगर दो चार्जेस है मेरे पास Q1 Q2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, तो वहां पे जो इंटरेक्शन का जो फोर्स होता है उसका इक्वेशन देखा था F इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन अगर मैं ये सेम चीज वेक्टर्स के टर्म्स में पढ़ना चाहता हूं तो फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो डे टू डे एप्लीकेशन है वहां पे वेक्टर्स फॉर्म के साथ जो मेरा बेसिक लॉ है उसको कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज हमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ये सारी चीजें लगती है। एनीवेज, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं जो रफ वर्क पहले कर रहा हूँ वो पहले आप समझ के लो कि ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो फिर सबसे पहली चीज मेरे पास एक कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, एक्स वाई जेड एक्सिस अगर मेरे पास है तो बेस्ट है ना। तो मिनिमम मेरे पास एक्सिस होने चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट। तो मैंने यहाँ पे एक्सिस लिए, 3 एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आपने ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जितने भी चार्जेस इन्वॉल्व करने आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम लोग 2 चार्जेस के बारे में ही बात करेंगे। तो ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मान लो अगर हम लोग कहाँ पे भी है ना, 3 डायमेंशन में अगर हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं तो हम लोग जो भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या ज्योमेट्री यूज करने की कोशिश करते हैं, एक्स वाई जेड ये 3 एक्सिस में यूज करने की कोशिश करते हैं। मान लो जहां पे भी आप बैठे हो वो रूम में चार्जेस को आपने कहाँ पे भी रखा, तो कोई तो एक कॉर्नर घर का कंसिडर करो, और वो कॉर्नर को अगर आप ओरिजिन कंसिडर करते हो तो वहां से आप वो चार्ज की एग्जैक्ट पोजीशन, उसकी डायरेक्शन जहां पे भी है वो आप बता सकते हो, है ना। तो मान लो ये जो मेरे पास एक्सिस है, मेरा फर्स्ट चार्ज जो है वो यहाँ पे किधर तो है, कहां पे भी ले सकते हो आप चार्ज, यहाँ लो जहां पे भी आपको लेना है आप ले सकते हो। ओके, तो पहला मैंने यहाँ पे रखा चार्ज। अभी अगर एक कॉर्नर आप कंसिडर करते हो, ओरिजिन कंसिडर करते हो, यहां से अगर मुझे पता करना है कि ये चार्ज कहाँ पे है तो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है ना, मुझे इससे क्या पता चलेगा उसका डायरेक्शन किधर है वो, या वो कहाँ पे स्टेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप दूसरा चार्ज लो, ओरिजिन से देखो वो कितनी दूरी पे है, ये हमें पता चला है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर आप डिस्टेंस लेते हो, लेट दैट डिस्टेंस इज r1, एंड अगर डायरेक्शन के साथ मुझे चाहिए तो r1 वेक्टर, सेकेंड का भी मिला मुझे r2 वेक्टर। तो जो चार्जेस है दोनों का नाम दो, Q1 Q2 है ना, दोनों के बीच में भी एक वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप अगर Q1 से Q2 तक जा रहे हो तो ये क्या होगा आपका r12 वेक्टर, r22, या फिर अपोजिट में जा रहे हो तो जो भी है, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर होगा जो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा A और B पोजीशन के बीच में।
तो ये एक बेसिक आइडिया हो गई। अभी मेरे पास क्या है, फोर्स को वेक्टर्स के टर्म्स में लिखना है, तो मेरे पास एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए, है ना। तो यूनिट वेक्टर अगर मेरे पास है, अगर एन कैप ये एक यूनिट वेक्टर है, तो फोर्स वेक्टर अपॉन फोर्स के हिसाब से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ इंटू एन कैप, है कि नहीं। ये इक्वेशन है मेरे पास, ये यूटिलाइज करना है हमें। तो ये तो जनरल आइडिया हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क के लिए पूछा, कभी कभी ऐसा कंबाइन करके पूछते हैं, डिफाइन कूलम लॉ, उसका वेक्टर फॉर्म लिखो, 2 मार्क या 3 मार्क के लिए अगर पूछते हैं, तो फिर इतना मुझे पता होना चाहिए। एनीवेज, सबसे पहले देखते हैं इसका फेयर डायग्राम कैसा होना चाहिए। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है मेरे पास ओरिजिन है, मेरे पास 2 चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है। R1 वेक्टर R2 वेक्टर रिप्रेजेंट्स देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस। सो अभी A से B तक जो वेक्टर जा रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं R12 वेक्टर। अभी यहाँ पे 2 टर्म्स है, ठीक है, F21 वेक्टर एंड F12 वेक्टर। ये चीज को आप सही ढंग से समझ लो। अगर ये नहीं समझा तो आगे जाके जो अजम्पशंस हम लोग लेने हैं वो डिफिकल्ट होंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, F12 वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, देखो, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो Q1 के ऊपर Q2 की वजह से लगने वाला जो फोर्स है उसको बोलते हैं F12 वेक्टर। वन मोर टाइम, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, मतलब Q2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके वजह से Q1 के ऊपर जो इफेक्ट पड़ने वाला है उसको हम लोग बोल रहे हैं F12 वेक्टर। सिमिलरली F21 वेक्टर है हमारे पास, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, इसको हम लोग बोलेंगे F21 वेक्टर। अभी हमें ये स्टडी करना है F12 वेक्टर एंड F21 वेक्टर में कुछ रिलेशन है क्या, यहाँ पे माइनस प्लस ऐसा कुछ आ रहा है क्या। और हमें ये भी वेरीफाई करना है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस वाला, वो यहाँ पे सॉल्व होता है क्या या यूज होता है क्या। तो मैंने तो अभी डायग्राम ड्रॉ की। डायग्राम जब भी ड्रॉ करते हो तो उसका नाम भी लिखना होता है, लेवल लिखना होता है। एग्जामिनर आपके पेपर में लेवल सर्च करेगा अगर वो सब्जेक्टिव काइंड ऑफ पेपर अगर आप लिख के आ रहे हो तो। एनीवेज, अभी डेरिवेशन देखते हैं या एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेरे पास क्या है, सबसे पहले अभी मैंने जो बोला है रफली उसको फेयर वर्क मुझे पहले करना पड़ेगा। तो पहले 2 पॉइंट्स में वो कर रहा हूं। लेट R1 वेक्टर है ओ ए वेक्टर विच इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ Q1। Q1 कहां पे, उसका पोजिशन वेक्टर। R2 वेक्टर है मेरे पास OB वेक्टर, ये क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, है ना। अभी वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, अभी Q1 से Q2 तक अगर कोई भी वेक्टर जा रहा है तो उसको हम लोग AB वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये केस स्पेसिफिक केस में AB वेक्टर विच इज इक्वल टू R12 वेक्टर। और R12 वेक्टर को अगर सॉल्व करके लिखना है तो उसको लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, और अगर मुझे R12 का मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड R12 के टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड R12 वेक्टर का। सिमिलरली वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, Q2 से Q1 तक जो वेक्टर जा रहा है उसको हमने नाम दिया BA वेक्टर। B से A की तरफ जा रहा है, चार्ज 2 से चार्ज 1 की तरफ जा रहा है। सो R21 वेक्टर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसका अगर मैग्नीट्यूड मुझे रिप्रेजेंट करना है तो आई कैन रिप्रेजेंट इट बाय R21। ओके, यहां तक मैंने क्या किया, मुझे जो इक्वेशन अप्लाई करना है उसके लिए जो बेसिक चीजें मुझे लिखनी है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3। अभी हम लोग देखते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो उसको हम क्या बोलेंगे, F21 वेक्टर। यहाँ पे अभी हमने चेक किया है। ओके, सो F21 वेक्टर है मेरे पास। सो R12 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज लीडिंग फ्रॉम 1 टू 2, है ना। सो F21 वेक्टर अपॉन F21। सो मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो ये एक साइड पे लेके आओ, रिमेनिंग टर्म्स अदर साइड पे लेके आओ। सो F21 वेक्टर इज इक्वल टू F21 R12 क्या। F21 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी सिस्टम है ये हम लोग एयर या फिर वैक्यूम में रखने वाले हैं। ओके, सो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज R12 वेक्टर, और R12 कैप की जगह पे हम लोग लिखेंगे R12 वेक्टर अपॉन R12। ओके, रीअरेंज करते अगेन, R12 स्क्वायर है और ये R12 है, तो अल्टीमेटली R12 का क्यूब बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे और अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 के जगह पे लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड्यूलस, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को मैग्नीट्यूड चाहिए का क्यूब। और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा R2 माइनस R1। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा इक्वेशन ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिमिलर
सिमिलरली ये पूरी प्रोसीजर रिपीट करके हमें और एक आंसर मिलेगा, वो होगा F12 के लिए, दैट इज अ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो उसका डायरेक्टली फाइनल आंसर हम लोग लिख रहे हैं सेम होगा 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2, सिर्फ नीचे क्या चेंज होगा, मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, ब्रैकेट के अंदर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो ये लिख दिया मैंने। तो ये बन गया सिमिलरली मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अभी दोनों इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा लगेगा F12 वेक्टर इज माइनस ऑफ F21 वेक्टर, है ना, दो वेक्टर से एक स्ट्रेट लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई नेगेटिव सिंबल। देयरफॉर कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एक 2 मार्कर क्वेश्चन पढ़ा, कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी ये क्या फंडा है, ठीक है, अभी हम लोग ने क्या देखा था, वेक्टर फॉर्म देखा था कूलम्स लॉ का, तो वहां पे हम लोग ने दो चार्जेस के बारे में डील किया था। अभी मान लो दो से ज्यादा अगर चार्जेस है तो, है ना, तो मेरे पास अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम होनी चाहिए, एक्स वाई जेड एक्सिस है मेरे पास, और मैं n नंबर ऑफ चार्जेस रख सकता हूं। सपोज मेरे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, समथिंग लाइक दिस इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा है और ये अलग अलग चार्जेस है, और ये सारे चार्जेस की वजह से ये जो चार्ज है इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी जो चार्ज को आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हो उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है, मतलब आप उसके ऊपर देख रहे हो इफेक्ट। सो ये है मेरा टेस्ट चार्ज जिसको मैं Q0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहाँ पे Q0 की कोई तो पोजीशन होगी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और बाकी के चार्जेस इसके ऊपर क्या इफेक्ट दे रहे हैं यह हमें देखना है, ठीक है। अभी हम लोग इसका एक फेयर डायग्राम बना लेते हैं। सपोज मेरे पास डायग्राम है, एक्स वाई जेड एक्सिस है मेरे पास, और यहाँ पे हम लोग 3 चार्जेस का सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं। यू कैन कंसिडर n नंबर ऑफ चार्जेस, लेकिन कितना ड्रॉ करोगे, तो डायग्राम की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस है, तो उसके लिए हम लोग 3 चार्जेस ले रहे हैं। सो Q0 इज द चार्ज जिसके ऊपर हमें इफेक्ट निकालना है। Q0 का पोजिशन वेक्टर अगर मैं ओरिजिन से ड्रॉ करूं तो मेरे पास एक्स वाई जेड ये 3 एक्सिस है। सो R0 वेक्टर ये पोजिशन वेक्टर होगा Q0 का। अभी हम लोग देखते हैं, पहला चार्ज है मेरे पास Q1, इसको मैं बोलता हूँ R1 वेक्टर पे ये लोकेटेड है। मेरे पास दूसरा चार्ज है, इसको हम लोग बोलते हैं R2 वेक्टर पे ये लोकेटेड है। तीसरा चार्ज जो है वो R3 वेक्टर पे लोकेटेड है। अभी हमें क्या करना है, Q1 की वजह से Q0 के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है वो देखना है। सो फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q1, तो यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। तो ये मुझे क्या इफेक्ट देगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। सो F01 वेक्टर से मैंने रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली ये निकाल सकते हो आप Q2 के वजह से, तो इसको नाम देते हैं F02 वेक्टर, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2। तीसरा लेते हैं, यहां से यहां तक ड्रॉ करोगे आप, है ना, तो F03 वेक्टर, सो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू थर्ड। तो ये बन गई मेरी डायग्राम। अभी हमें क्या यूज करना है, तीनों को ऐड करना है। लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो 2 या 3 मार्क का आता है, तो ये 2 या 3 मार्क तभी आपको मिलेंगे जब भी आप इसका स्टेटमेंट प्रॉपरली लिखोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे, इसका डेरिवेशन का एस्पेक्ट लिखोगे। अभी आप एक बात हमेशा ध्यान में रखो, यहाँ पे मैं इतना डिटेल में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आगे जब भी कॉम्पिटिटिव फिजिक्स के लिए जब ये लेक्चर सीरीज अपलोड की जाएगी तो वो टाइम पे आपको ये सब बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेशंस के ऊपर बात होगी, डायरेक्टली शॉर्टकट्स यूज किए जाएंगे, और वो टाइम पे अगर मैंने वर्ड यूज किया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन केस ऑफ कूलम्स लॉ, तो आपके दिमाग में ये सब पिक्चर आ जाना चाहिए, ठीक है। या फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ अ कूलम्स लॉ बोला तो वो जो प्रीवियस वाला डेरिवेशन है वो पूरा आपके दिमाग में आना चाहिए। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोला तो वो क्या है वो पूरा आपके दिमाग में आना चाहिए, लाइटनिंग फास्ट स्पीड से। तो इसलिए हर एक चीज इतनी डिटेल में लीक जा रही है। ये जो लेक्चर है बोर्ड्स के लेक्चर, ये कॉन्सेप्ट बिल्डर है, ठीक है। तो अगर ये अच्छे से मुझे आते हैं तो वहां पे एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए लाइटनिंग फास्ट स्पीड आप यूज कर सकते हो, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ, प्रॉपर आइडियोलॉजी यूज करके। एनीवेज, तो यहां पे हम लोग देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस विच आर एट रेस्ट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन एट सर्टन इंस्टेंट t।
यहाँ पे देखो ये जो सारे चार्जेस है ना ये अपनी अपनी जगह पे है, दैट्स वाई हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं ना। कोई भी चार्ज अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है। हम लोग ने क्या किया, एक चार्ज कंसिडर किया, उसके ऊपर बाकी के चार्जेस की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है ये हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये पहली स्टेप है, हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फोर्स फाइंड कर रहे हैं, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग आगे जाके लेंगे तो क्या मिलेगा, वर्क डन। वर्क डन कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमें जो चाहिए वहां के लिए हम लोग अप्रोच सेट करके रख रहे हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस आर अनअफेक्टेड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे ये चार्जेस जहाँ पे भी लोकेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा एज्यूम किया जाता है Q1 की वजह से Q0 के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर ये Q2 Q3 या बाकी के चार्जेस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अदरवाइज तो आप बोलेंगे ये चार्जेस को आप नजदीक रखोगे तो रिपेल होकर दूर चले जाएंगे, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को नलीफाई करने की कोशिश करेगा एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन यहाँ पे कुछ अजम्पशंस भी है, समझ रहे थे, अजम्पशन आपको पता होना चाहिए। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। तो डेरिवेशन की तरफ जब आप मूव करेंगे तभी आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर वन में क्या लिखोगे, लेट F01, F02, F03 आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q0 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है आप अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक चीज आप याद कर रहे हो, बायहार्ट कर रहे हो। नो, डायग्राम देख के एक दो पॉइंट्स मुझे खुद से आ सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। लेट टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q0 दैट इज अ चेज चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस इज गिवन बाय F वेक्टर इज इक्वल टू F01, F02, F03, F0n। पहले पॉइंट में आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, चार्ज Q0, Q1, Q2, Q3 आर सिचुएटेड एट अ पोजिशन रिप्रेजेंटेड बाय पोजिशन वेक्टर्स R0, R1, R2 एंड R3, है ना। तो ये भी आपका पॉइंट हो सकता है। तो जो भी आपको लगे वो आप रिप्रेजेंट कर देना यहाँ पे एक या दो लाइन में, खत्म। सो टोटल फोर्स इज गिवन बाय F01, F02, F03 और n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। इसके लिए हमने क्या लिखा है, F0n वेक्टर। ओके, सो F01 वेक्टर को कैसे लिखोगे, 1/4πε0 k की वैल्यू 1। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, वैक्यूम कंसिडर कर रहे हैं या फिर एयर कंसिडर कर रहे हैं जिसमें k की वैल्यू 1 होती है। सो Q0 Q1 अपॉन R10 स्क्वायर, R10 कैप यूनिट वेक्टर, प्लस सेकेंड के लिए लिखो Q0 Q2 अपॉन R20 स्क्वायर, R20 कैप, प्लस थर्ड के लिए लिखो Q0 Q3 R30 स्क्वायर, R30 कैप, प्लस अप टू डॉट डॉट Q0 Qn Rn0 स्क्वायर, Rn0 कैप। तो इसमें कॉमन कौन आएगा, 1/4πε0। तो भाई साहब को कॉमन लो, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, बचे हुए टर्म्स बचेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो सारे टर्म्स है उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आई और समेशन हम यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग समेशन सिंबल आई की वैल्यू हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ना Q0 तो कॉमन है ना, तो Q0 के ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। R1 0, R2 0 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 दिख रहा है चार्जेस में। तो जहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है वो आई होगा आपका। सो F वेक्टर इज 1/4πε0। समेशन आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे अप टू n तक, Q0 Qi अपॉन Ri0 स्क्वायर, Ri0 कैप। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन और ये है फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फाइनल आंसर। अभी हम लोग ये देखते हैं, यही इक्वेशन को और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। Ri0 कैप की जगह पे Ri0 अपॉन Ri0, मतलब जो आपके पास यूनिट वेक्टर है इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो Ri0 की जगह पे क्या आएगा, मॉड ऑफ R0 माइनस Ri वेक्टर, और यहां पे आएगा R0 वेक्टर माइनस Ri वेक्टर। तो ये फोर्स का और एक इक्वेशन हो गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट योर आंसर इन योर एग्जामिनेशन। एंड इस तरह से आपको कंसेप्ट पढ़ना होता है। जो भी मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है आप अपने नोटबुक पे ये सब कॉपी करोगे। लेट अस डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी हमने जो कूलोम्स लॉ पढ़ा है उसमें अभी बहुत सारी चीजें आपको आगे और देखने मिलेगी। फॉर नाउ हमने क्या पढ़ा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप रो से रिप्रेजेंट करते हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे मुझे क्यू की वैल्यू चाहिए तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल। यहाँ पे अगर क्यू की वैल्यू चाहिए तो कैसे लिख सकते हो, लैम्डा इंटू सिग्मा इंटू ए। यहाँ पे लिखना तो कैसे लिख सकते हो, रो इंटू वॉल्यूम, है कि नहीं। अभी अगर हमें ऐसा पूछा गया, हमें फोर्स निकालना है और हमें
चार्ज जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में दिया है, तो वो स्पेसिफिक केस में क्या करोगे? सो सिंपल है, देखो मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है जिसको आप Q0 से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अभी इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, लेट दैट डिस्टेंस इज R0, ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हमने। दूसरा, अभी हमें क्या दिया है, पहले केस में हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है, तो मान लो यहाँ पे एक छोटी सी लेंथ है और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो प्लस Q से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तो ये चार्ज है मेरे पास प्लस Q या जो भी हमें लेना है, एनीवेज तो ये चार्ज है मेरे पास प्लस Q के इतना। और अभी हमें क्या करना है, यहां से यहां तक एक वेक्टर लिया हम लोग ने, लेट दैट वेक्टर इज R वेक्टर, और यहां पे हम लोग लेते हैं RI वेक्टर। कुछ भी लो आप, वेक्टर्स के नाम आप कुछ भी दो, अल्टीमेटली हमको क्या करना है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या होगा पॉसिबल आंसर, ठीक है। एनीवेज तो अभी अगर लेंथ है मेरे पास, सिमिलरली अगर यहाँ पे कुछ एरिया होता या फिर वॉल्यूम होता, तो फिर वो स्पेसिफिक केस में हमारा इक्वेशन कैसे बनता, ये हमको निकालना है, ठीक है। एनीवेज तो ये एक रफ आइडिया हो गई। यहाँ पे देखते हैं हम लोग फेयर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक्सप्लेन करूंगा, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए आंसर आप इजीली लिख पाओगे। तो सपोज मेरे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो Q0 इज द चार्ज जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, मतलब हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू अदर चार्जेस। तो यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। सो यहाँ पे हम लोग एक वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं, मान लो एक वॉल्यूम है हमारे पास, इसके ऊपर एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है प्लस वाला, है ना, प्लस लो माइनस लो जो भी लेना है। अभी यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो सिचुएट कर रहा है एट सर्टन डिस्टेंस RI, ठीक है, और यहाँ वॉल्यूम से पोजिशन वेक्टर जो है वो हम लोग ने R से रिप्रेजेंट किया है। सो इट इज गिवन बाय R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर। तो ये हम लोग ने अभी लिखा। डेरिवेशन देखते हैं, सबसे पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जहां पे कंटिन्यूअस वॉल्यूम है हमारे पास। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय रो। सो यहाँ पे स्मॉल सेक्शन लेना है हमें, और ये स्मॉल सेक्शन की वजह से जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो फोर्स क्या होगा, सो उसको DF से रिप्रेजेंट किया है। देखो ना, कंटिन्यूअस मेरे पास चार्ज एक बड़ा सा वॉल्यूम है, उसमें से छोटा पोर्शन हमको लेना है। एनीवेज तो छोटा पोर्शन चार्ज का अगर हम लेते हैं तो फिर क्या इक्वेशन होगा, सो 1/4πε0, है ना। F का बेसिक फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², है ना, और वेक्टर्स में यही फॉर्मूला ऐसा कुछ बन जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास Q1 मतलब Q0 हम लोग ले रहे हैं जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, और Q2 ये अपना सेकंड चार्ज है, तो ये स्पेसिफिक केस में Q0 तो है, और डेल्टा Q हम लोग ने लिखा है। डेल्टा Q क्यों लिखा है, बिकॉज इसमें से छोटा सा चार्ज का पोर्शन हमको लेना है, छोटा सा पोर्शन लेना है। सो दैट्स वाई वो छोटा सा पोर्शन हम लोग ने डेल्टा Q से रिप्रेजेंट किया है अपॉन R² इंटू R कैप, ठीक है। एनीवेज सो डेल्टा Q के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, डेल्टा Q के जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं रो इंटू डेल्टा V। सो ये हम लोग ने जो लिखा है वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ वॉल्यूम, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए लिखा है। एनीवेज तो ये तो फोर्स की वैल्यू है जो स्मॉल फोर्स है। अगर मुझे टोटल फोर्स चाहिए तो मेरे पास सारे के सारे चार्जेस होने जरूरी है, तो ये वॉल्यूम के ऊपर जितने भी चार्जेस है वो अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा, सारे चार्जेस को ऐड करो एंड एंड में वैल्यूज उसकी पुट करके आंसर लो। अगर वो नहीं तो फिर हम लोग इंटीग्रल यूज कर सकते हैं। तो दोनों मेथड में बता देता हूँ यहाँ पे। तो F है मेरे पास फोर्स इक्वल टू Q0 अपॉन 4πε0, सो समेशन ऑल कंप्लीट वॉल्यूम के चार्जेस हमें लेने हैं। सो Q डेल्टा V अपॉन R² इंटू R कैप। ओके, तो पूरा वॉल्यूम अगर आप कैलकुलेट कर देते हो तो वैसे भी आपको वो टोटल चार्ज की वैल्यू पता चली जाएगी। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डेल्टा V टेंड्स टू 0 सम बिकम्स इंटीग्रल एंड टोटल फोर्स कैन बी रिटन एज। तो जो समेशन सिंबल है उसको इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर रहे हैं। सो F इक्वल टू Q0 अपॉन 4πε0 इंटीग्रल V रो dV अपॉन R² R कैप, है ना, सिंपल था। सिर्फ दिखने में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कुछ है नहीं। यही इक्वेशन हम लोग ने Q के जगह पे रिस्पेक्टिव सब्स्टिट्यूट किया है। सो DL DA यानी DV सब्स्टिट्यूट किया है और उसको इंटीग्रेट किया है, नथिंग एल्स, मतलब जो वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो। तो अगर क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, स्फेयर है तो स्फेयर का लिखना पड़ेगा, सिलेंडर है तो सिलेंडर का लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं। एनीवेज फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ कंटिन्यूअस सरफेस एरिया, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय सिग्मा। सो F Q0 अपॉन 4πε0 इंटीग्रल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हमें सरफेस टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिग्मा इंटू DS अपॉन R² इंटू R कैप। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें ही हमने रिस्पेक्टिव सब्स्टिट्यूशन किया है, यू विल गेट द आंसर फॉर दैट सरफेस एरिया। एंड मान लो
फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन अगर है हमारे पास, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय लैम्डा, देयरफॉर एफ की वैल्यू क्या होगी, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रल पूरा का पूरा लाइन के लिए आपको लेना है, सो लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये बन गए मेरे 3 इक्वेशंस जो बेस्ड ऑन है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अभी डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर तो बहुत सारे डेरिवेशंस आपके एग्जाम में पूछे गए, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रेफर करते हो तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरस्टैंड करना, उसके ऊपर के बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि नहीं, ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा है आपने, अगर अर्थ है और कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर कहाँ पे भी रखते हो तो हमेशा अर्थ उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ग्रेविटेशन का एक लॉ है एफ इक्वल टू जी टाइम्स m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात की थी। दूसरा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी आपने देखी थी। उसमें आपने क्या पढ़ा होगा, अगर मेरे पास मान लो यहाँ पे किधर तो अर्थ है और यहाँ पे समवेयर ओवर हियर आई हैव अ ऑब्जेक्ट, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट जो पॉइंट तक फील किया जा सकता है वो पॉइंट को आपने या वो इफेक्ट को आपने क्या बोला था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी उसको बोला जाता है। और एक एग्जांपल देता हूं इंटेंसिटी के लिए। एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने ऐसा थोड़ा सा फायर ऑन किया है कहाँ पे तो, और फायर के अगर आप बहुत नज़दीक अपना हाथ लेके जाते हो तो वो स्पेसिफिक केस में क्या होगा, आपको हीट फील होगी। जैसे आप दूर 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 जाओगे तो आपको हीट फील नहीं होगी। तो जो पॉइंट तक आपको हीट फील हो रही थी हम लोग क्या बोलेंगे, वहां तक उसकी इंटेंसिटी है, मतलब डिस्टेंस के ऊपर ये चीज़ डिपेंड कर रही है कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो घर में मम्मी ने कुछ अच्छा खाना बनाया है कि नहीं, और आप बाजू के रूम में बैठे हो, हॉल में बैठे हो या बेडरूम में बैठे हो, वहां तक स्मेल जा रहा है ना, तो खाने की इंटेंसिटी वहां तक थी। मान लो आप बिल्डिंग के नीचे हो या घर के बाहर हो, वहां तक आपको स्मेल नहीं सुनाई दे रहा है, मान लो, है ना। घर के अंदर थोड़ा जैसे ही नजदीक आते हो सुनाई, ये आप सूंघ पा रहे हो वो चीज़ को, है कि नहीं, तो स्मेल आ रहा है आपको अच्छा, तो वो चीज़ आप इंटेंसिटी के साथ रिलेट कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए। अभी टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करते हैं। एनीवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे। मान लो मेरे पास चार्ज है ना, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस नजदीक लेके आने की कोशिश करो, दूर जाएंगे। नेगेटिव चार्जेस नजदीक लेके आने की कोशिश करो, अगेन वो दूर जाएंगे। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या हो रहा है, उनका जो सराउंडिंग में जो इफेक्ट है वो फील होना चाहिए, उसके लिए फील्ड का नाम दिया गया है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज अराउंड द स्पेस ऑफ अ चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, और वो एक्सपीरियंस किया जाता है बाय अदर चार्जेस। सो एनीवेज, हम लोग यहाँ पे अगर ये चीज़ समझना चाहते हैं तो यहाँ पे सपोज मेरे पास एक चार्ज है और उसके सराउंडिंग में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई दूसरा चार्ज लेके आते हो या उसका फील अगर आपको करना है तो किया जा सकता है। तो ये एक बेसिक आइडिया हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब ये जो कॉन्सेप्ट था, इसकी जो आइडिया थी वो फैराडे जी ने बताई थी। सोर्स चार्ज किसको बोलेंगे, अभी यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी मैं सोर्स चार्ज बोलूंगा और जब भी मैं टेस्ट चार्ज बोलूंगा ना, तो हमेशा अलर्ट रहना। सोर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, सोर्स चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू या कोई भी क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला जो भी चार्ज है उसको सोर्स चार्ज बोला जाएगा। एंड टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, सोर्स चार्ज ने, मान लो ये मेरे पास सोर्स चार्ज है, उसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, इसके इन्फ्लुएंस में अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूं जिसके ऊपर हमको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज, है ना। सो टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, इट इफेक्ट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो पॉइंट नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक जनरल आइडिया तो हो गई, अभी इसके डायग्राम्स भी हमें देखने हैं, थोड़े टाइम के बाद देखेंगे, पहले एक पार्ट निपटा लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई भी चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से जनरेट हो चुका है, मान लो यहाँ पे चार्ज है इधर किधर तो, और उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा पूरा हम लोग ने ऐसा मान लो स्फेयर बना लिया और एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, और ये जो पॉइंट है इट इज सिचुएटेड एट सर्टेन डिस्टेंस x, तो ये पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड को फील किया जा सकता है। फील कौन करेगा, आप और मैं, नो, कोई तो टेस्ट चार्ज लेके आओ, है ना। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट,
चार्ज के नज़दीक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जैसे दूर जाओगे स्ट्रेंथ कम होगी, है ना। सेम एग्जाम्पल, फायर के जैसे नज़दीक हो आप फील ज़्यादा होगा गर्मी आपको, लेकिन थोड़ा दूर लेके जाओगे गर्मी कम होगी, है ना। घर में कोई खाना बनाया है मॉम ने अच्छा सा, ज़रा नज़दीक जाओ बहुत अच्छा स्मेल आएगा, है ना, और थोड़ा दूर जाओ इंटेंसिटी कम होगी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by a unit positive test charge placed at that point. So E vector is F upon Q naught. एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन के बराबर होती है। अब ये फॉर्मूला को समझ के लेते थोड़ा सा, ठीक है। मेरे पास मान लो कोई तो एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। इसके नज़दीक हम लोग दूसरा चार्ज लेके आ रहा है, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये दोनों का फोर्स हमें पहले कैलकुलेट करना है और डिवाइड करना है हमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से। अल्टीमेटली जो भी मिलेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका यूनिट अगर आप देखते हो तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। वेरी गुड, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी यहाँ पे जो रफली बताया था उसको अगर 1 मार्क के लिए मुझे किसी ने पूछा तो मुझे लिखने भी आना चाहिए। तो जब भी लिखने का काम होता है तो वो टाइम पे डायग्राम ड्रॉ करना होता है, डेरिवेशन ड्रॉ करना और प्रॉपर फॉर्मेट में उसको लिखना होता है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते। एनीवेज, तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ। हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक सोर्स चार्ज बनाया, है ना। तो क्यू से रिप्रेजेंट किया उसको, कैपिटल क्यू से। एट अ डिस्टेंस आर मेरे पास एक दूसरा चार्ज है जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर हमको इफेक्ट देखना है। अब ये क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना, ये सारी डायरेक्शंस में होगा। ओके, तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, और यहाँ पे फोर्स की जो डायरेक्शन है, अगर ये हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन ये डायरेक्शन में होगी। एनीवेज, डेरिवेशन पॉइंट नंबर 1, तो डेरिवेशन में जब भी पॉइंट नंबर 1 लिखना होता है, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, तो अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। लेकिन वो कुछ आप स्टोरी लिख रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पर पेपर लिख रहे हो, वैसा नहीं लिखना है। थोड़ा सा मतलब अच्छे से लिखो। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P where test charge Q naught is situated. We have to find the effect which is generated by the source charge. Anyways, तो ऐसा कुछ तो एक अच्छा सा पॉइंट लिख दो, खुद के लैंग्वेज में लिखना, सिंपल लिखो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होना ही चाहिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको और एग्जामिनर को समझना चाहिए। सेकेंड, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट, है ना। तो F वेक्टर की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज अपॉन R स्क्वायर R कैप, है ना, डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो इसमें से Q नॉट विल गेट कैंसल, तो E की वैल्यू क्या बचेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। अभी यहाँ पे ये जो पूरा सिस्टम रखा है जिसमें आप स्मॉल k की वैल्यू क्या कंसिडर कर रहे हो, 1 कंसिडर कर, इसलिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की जगह पे k की वैल्यू 1 रखी है, तो k नहीं दिख रहा है आपको वहाँ पे। सो ये हो गई E की वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है। सो E इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो यहाँ पे ये Q क्या है, हमेशा ध्यान में रखो, ये है सोर्स चार्ज। इसमें मिस्टेक हो गई तो समझ लो न्यूमेरिकल गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हेडिंग दे देता हूं यहाँ पे, पहले इसको रफ करते। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो ये बन गई मेरी हेडिंग। अभी ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। अभी अगर 2 मार्क के लिए आ रहा है तो मुझे डायग्राम लिखना पड़ेगा, डेरिवेशन लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, सोर्स चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn डॉट 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 डॉट, ठीक है। और हम लोग एक रैंडम पॉइंट ले रहे हैं P, और ये पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है जिसको हम लोग ने Q नॉट से रिप्रेजेंट किया है। और ये टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होगा, ये बाकी के चार्जेस की वजह से वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे एक बात आप हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है, Q1 Q नॉट के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है उसको F01 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये जो इंटेंसिटी का इफेक्ट है वो बाकी के चार्जेस के प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से इफेक्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो, मतलब बाकी के चार्जेस इधर है या नहीं है, इससे इसकी जो इंटेंसिटी यहाँ पे होगी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज आप ऐसा बोलोगे कि सारे चार्जेस नजदीक है, अगर मान लो सारे पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करके पहले तो दूर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे एक चीज एज्यूम की जाती है हमेशा कि यहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस की वजह से ये जो 2 चार्जेस के ऊपर का इफेक्ट है वो मैटर नहीं करेगा। इक्वली अप्लाइज टू ऑल, Q2 Q नॉट के ऊपर जो इफेक्ट दे रहा है तो बाकी के चार्जेस की वजह से ये दोनों के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है वो चेंज नहीं होगा।
ओके, तो ये एक वैलिड पॉइंट था। F01 क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू सेकेंड, क्यू नॉट थर्ड, क्यू नॉट nth, और इनका जो कंबाइन इफेक्ट होगा उससे आप F की वैल्यू निकाल सकते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके। F01 जो भी है उससे आपको E की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो अल्टीमेटली सबसे पहला पॉइंट डेरिवेशन में, यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा है इसलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस is equal to vector sum of electric field intensities due to individual charge at the same point। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो हम लोग ने ऐसा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी लिया होता ना, यहाँ पे वॉल्यूम्स रखे होते, इमेजिन करो ना, या फिर लाइंस रखी होती, या फिर हम लोग ने सरफेस एरिया रखा होता, या फिर कुछ जगह पे वॉल्यूम, कुछ जगह पे एरिया, कुछ जगह पे लेंथ रखी होती, तो वो टाइम पे काम थोड़ा सा करना पड़ता हमें, वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी पड़ती, लेंथ की वैल्यू निकालनी पड़ती, नहीं ना, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया तो बच गए। एनीवेज देयरफॉर E इज E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En, है ना। सो E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज क्या है मेरा, गलती से यहाँ पे स्मॉल लिखा मैंने, Q1 अपॉन R10 डिस्टेंस बिटवीन देम स्क्वायर, R10 कैप। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा Q2, यहाँ पे क्या होगा Q3, यहाँ पे क्या होगा Qn होगा, है ना। सो फाइनल आंसर क्या होगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर बाकी की चीजें आएंगी जो Q1 Q2 Q3 R10 R20 R30 है ना, जहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है ना, वहाँ पे I आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n तक है QI अपॉन RI0 स्क्वायर RI0 कैप। तो ये बन गई मेरी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अभी हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या चीज है। अभी तक हम लोग ने चार्ज के बारे में देखा, चार्ज पॉजिटिव टाइप का होता है, नेगेटिव टाइप का होता है, ये हमें पता है, ठीक है। लेकिन जब भी चार्ज को स्टडी किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हमारे पास है तो उसको स्टडी कर पाना और उसके ऊपर के बेस्ड डेरिवेशंस सॉल्व करना आसान होता है। तो ये क्या होता है, कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है जो हम लोग हमारे कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज। दूसरी उसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर tangent to it at any point gives direction of electric field intensity at that point। तो सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ए से बी तक वो जा रही है। सपोज यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट्स लेते हैं P एंड Q। तो पॉइंट P पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे निकाल सकते हैं, EP वेक्टर। तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो सीधा सीधा, तो ये बनेगा EP वेक्टर। सिमिलरली पॉइंट Q से भी टेंजेंट ड्रॉ करो, EQ वेक्टर। तो ये जो टेंजेंट्स है वो रिस्पेक्टिव ये स्पेसिफिक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, या फिर इसको लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता है, ये एक 2 मार्कर क्वेश्चन है और इसके प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछते हैं कि प्रॉपर्टीज लिखो, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज कैसे लिखेंगे, सबसे पहली चीज हमें डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। तो ये डायग्राम्स आप अपने नोटबुक में भी कॉपी करोगे, तो 1 by 1 में सारी प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूं, स्टेप बाय स्टेप आप डायग्राम देख के उसको याद भी कर सकते हो, है ना। सबसे पहली चीज, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के सरफेस से स्टार्ट होती है और वो इंफिनिटी तक जा सकती है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए सरफेस से स्टार्ट होगी और इंफिनिटी तक जाएगी, ठीक है। दूसरी पॉइंट, यहाँ पे अगर आप नजदीक वाला पोर्शन देखते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, और जैसे आप दूर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर मूव कर रहे हैं एक दूसरे से, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती है। ये स्टार्ट हो सकती है इंफिनिटी से और ये खत्म हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज, ठीक है, अंदर तक नहीं जाएगा। तो अगर कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर नहीं होती है, वो हमेशा बाहर ट्रैवल करने की कोशिश करती है। यहाँ पे भी अगर आप नज़दीक वाला पार्ट देखते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, और जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाना स्टार्ट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे से दूर जा रही है, ऐसा आपको लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो वो स्पेसिफिक केस में क्या होगा। तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के सरफेस के ऊपर से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव चार्ज के सरफेस के ऊपर खत्म होगी, है ना। और यहाँ से स्टार्ट होगी तभी ये एंगल बनाएगी 90 डिग्री, और जब ये खत्म होती है तभी भी एंगल बनाएगी 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखो
जहाँ पे नज़दीक वाला पोर्शन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, और जैसे आप दूर जाना स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर मूव हो रही है, ऐसा आपको लगेगा। अगर यहाँ पे आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेते हो, सपोज ये पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन टेंजेंट से आपको मिल जाएगी। सो टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। सो ये डायग्राम किसका है? इट इज अ फिगर दैट इज अ लाइन ऑफ अ फोर्स फॉर पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इसको ही इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से आगे जाके पढ़ने वाले हैं। मान लो आप सिमिलर टाइप के चार्जेस ले रहे हो, आप मान लो दो चार्जेस ले रहे हो, प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू, तो वो स्पेसिफिक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर कैसे होगा? इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अगर मैं प्लस क्यू ऐसा चार्ज लेता हूँ, Q1 Q2, और यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू सेम है, तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो पॉइंट P अगर सेंटर में, तो देखो ना इक्वली एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ रहे, वो रिपेल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी, है ना, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती है, और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता इसमें। सिमिलरली अगर मेरे पास Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, तो वो स्पेसिफिक केस में पॉइंट P का लोकेशन देखो ऐसा कुछ तो होगा, ठीक है। तो ये है मेरा प्लस और ये है मेरा प्लस, मतलब यहाँ पे हम लोग दोनों कंसिडर कर रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर ऐसा कुछ तो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। एनीवेज, और एक पॉइंट देखते हैं। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करना है और ऐसा कुछ तो मेरे पास चार्ज, अभी यहाँ पे सारे डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही है और मुझे बोला गया है ये स्पेसिफिक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करो, तो कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, ठीक है। सो E इज N/A। A1 रिप्रेजेंट ये एरिया और A2 रिप्रेजेंट सेकंड का एरिया। N क्या रिप्रेजेंट करता है? वो स्पेसिफिक जोन में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस जा रही है, और N2 में से भी नंबर ऑफ लाइंस जा रही है, ठीक है ना, लेकिन वो तो कॉमन है। लेकिन A1 A2 की वैल्यूज अलग है। तो A1 A2 की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है R1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है R2, तो E1 के लिए लिखेंगे R1² और सॉलिड एंगल लेना है हमें। यहाँ से सॉलिड एंगल की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, एंड यहाँ पे R2² और सॉलिड एंगल लेना है। तो ये E2 के लिए बन गया और ये E1 का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अभी हमने कौन से पॉइंट्स देखे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के? सो ये कंटिन्यूस कर्व्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिवली चार्ज बॉडी पे खत्म होते हैं। दूसरा, नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ अ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी, दस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स लाइंस डू नॉट फॉर्म अ कंटिन्यूस क्लोज लूप, ठीक है। सिंगल चार्ज अगर बॉडी है मेरे पास, तो सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगी और ऊपर जाके इन्फिनिटी तक वो मूव कर सकते हैं। नेगेटिव है तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी, सरफेस तक जाएगी, ठीक है। जहाँ पे क्राउडेड रीजन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत क्लोज होती है और इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी भी कम होगी। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हो तो वो एक दूसरे के ऊपर लैटरल प्रेशर भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके E1 और E2 की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, और इट इज ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², मतलब जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर में होगा। तो R1² पहले के लिए और R2² सेकेंड के लिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड। 2 मार्कर क्वेश्चन है, हमें ये लिखने आना चाहिए।